नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत टीवी पे कांग्रेस के शेर उत्तराखंड देवभूमि को जो लगातार मजबूती दे रहे हैं हरीश रावत जी आज हमारे साथ हैं और हरीश रावत जी से दिल की बात पूछेंगे, जानेंगे कि 2022 का इलेक्शन किस मजबूती के साथ कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। थैंक यू, बहुत स्वागत है आपका भी। हरीश जी, मैं जानना चाहूँगा 2022 का इलेक्शन नज़दीक है और लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार सड़कों पे आ रहे हैं और आपका किसी ना किसी तरह विरोध और आपको दबाया जा रहा है कई मामलों में, तो इसके लिए किसको आप मानेंगे? और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के कई खेमे यहाँ अलग अलग बटे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कहीं कोई खेमा नहीं है, सब सोनिया जी के खेमे में है, सब कांग्रेस के खेमे में है। ये अलग बात है कि हमारे पास कुछ बहुत अच्छे कद्दावर नेता हैं, करीब करीब 1-1.5 दर्जन नेता हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से काम करते हैं और उनके आभा मंडल और प्रभाव मंडल दोनों का फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है। कभी यदि मान लिया सब इकट्ठा नहीं हो पाए और ये बहुत ज़्यादा संभव ही नहीं हो पाता है, तो उसमें अखबार के भाई, मीडिया के दोस्त हमारे इसको तो न्यूज़ कम बनाते हैं कि हम इकट्ठा बैठे, इसको ज़्यादा न्यूज़ बनाते हैं कि हम इकट्ठा नहीं बैठे। नहीं, हम ये भी पूछ ये स्वाभाविक है। ये देखिए, आपका अपना परोसने का तरीका है, उसमें मैं कोई एतराज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने लोग भी काम कर रहे हैं, यदि किसी परिवार के 10 बेटे हैं, 10 बेटे अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, तो कुल मिलाकर के परिवार ही उससे समृद्ध होता है। तो ताकत कांग्रेस को ही उससे मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, सब हमारे साथ ही काम किए हुए हैं वर्षों से, इसलिए हमें कहीं पर किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत कठिनाई अभी तक नहीं आई है। तीसरी बात यह है कि केवल वक्त का तकाजा ही नहीं है कि राजनीति के लिए, बल्कि उत्तराखंड की जनता के लिए भी कांग्रेस को मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करनी है और मैं अपने दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा, कांग्रेस ये काम कर रही है। हाल ही में देखा गया एक बैठक हुई जिसमें प्रीतम सिंह जी और आप थे, तो जो सुलह थी वो हो गई है? देखिए, वो अखबार का अपना तरीका है। प्रीतम सिंह जी न जाने कितनी बार हमारे घर आए होंगे, मैं उनके पास गया हूँगा, लेकिन दोस्तों ने उसको न्यूज़ बना दिया और सकारात्मक न्यूज़ बना दिया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। नहीं, कई मौके पे ऐसे कुछ देखने को भी मिला, उनकी और आपकी दोनों की तरफ से कटाक्ष एक दूसरे पे गए, चाहे वो हल्के कटाक्ष थे, पर ऐसा देखने को मिला कि आप लोग एक नहीं थे, कहीं ना कहीं डिवाइड थी। देखो, समझने का अंतर है। आपको अपनी बात को परोसने लायक बनाना पड़ता है। जब आप परोसने लायक बनाते हैं तो नमक, मिर्च, खटाई सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए बयानों में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका बयान लोगों का ध्यान आकृष्ट करे। तो उसको आप किसी के ऊपर कटाक्ष के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो जो बयान दिया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ या जो बयान दिया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर के, उस बयान को ज़रा लोग ताली बजाने लायक बनाया जाए या ग्रहण करने लायक बनाया जाए, इसलिए होता है सब। तो ये माना जाए जो नमक, मिर्च और खटाई है वो अब एक हो गई है और कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगी 22 का चुनाव। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हरीश रावत की तरफ से आप ऐलान कर दीजिएगा जिस समय चुनाव आएगा, कांग्रेस एकजुट होकर के एक साथ खड़ी होगी और मजबूती से लड़ेगी नहीं, जीतेगी भी। तो अब तीसरा मोर्चा भी आगे खड़ा हो गया है, आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिख रही है। यहाँ तो कई पार्टियां हैं और सच कहिए तो यहाँ के जनमानस के साथ घुली हुई पार्टी में एक उत्तराखंड क्रांति दल है जिसने राज्य निर्माण की लड़ाई में बड़ी अग्रणी भूमिका अदा की। फिर दूसरी तरफ सपा है जो एक कम्युनिटी विशेष का कॉज लेकर के पहले चलती थी और धीरे धीरे अब वो भी हमारी तरीके से सर्व समाज की बात करने लग गई है। तो इसलिए एक आध और जुड़ जा रहा है। ठीक है, चुनावी दंगल में इसका ये फ़ायदा होगा कि
कई लोग हमलावर होंगे बीजेपी पर। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी वोट पे सेंध तो लगाएगी ना नहीं, देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो नेशनल पॉलिटिक्स से बहुत प्रभावित होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का मतदाता इस बात को जानता है कि भाई आखिर सरकार बनाने और सरकार चलाने का विकल्प कौन है, तो वो दो में से एक को छांटेगा, कांग्रेस और बीजेपी में से। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरीश रावत जी अब हमारी राह पे चल पड़े हैं और बिजली पानी की मुफ्त बात करते हैं, और जब तक वो सरकार में थे तो उन्होंने बिजली पानी की कोई ऐसा प्रस्ताव लाया नहीं, जबकि वो ला सकते थे। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा है उसके जवाब में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वो अपना दरवाज़ा खोल ही रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत उनके ऊपर टिप्पणी करके उनका काम नहीं बढ़ाऊँगा। मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा, बिजली पानी के विषय में जो है, बिजली का सरचार्ज माफ़ करने और देश के अंदर सबसे सस्ती 24 घंटा बिजली देने की गारंटी देने वाला पहला राज्य हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड था। हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया, और 2016 के आखिर में हमने कहा अब हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हम 2018 में उत्तराखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली और 25 लीटर पानी मुफ्त में दे सकें। हम लौट के नहीं आए, नहीं तो इस समय तो ऐसा करते हुए हमको 3 साल 3.5 साल हो गए होते ऐसा करते हुए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमने ये इस आधार पर किया कि हमने खुद बिजली की व्यवस्था, वितरण व्यवस्था को इतना रोबस्ट बनाया। देखिए, अब जितने आपको 400 मेगावाट के, 210 मेगावाट के, 110 मेगावाट के, 33 केवी के जो है स्टेशंस मिलते हैं, वो सब हरीश रावत के समय में बने। हमने बिजली वितरण व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया और उत्पादन क्षमता को जो है अपने सारे यूनिट्स की बढ़ाया और नई उत्पादन क्षमताएं लगाई, ताकि हम इस लाभ, जिसमें सोलर बिजली भी है, मैं सोलर बिजली भी 300 यूनिट पैदा करने 300 मेगावाट पैदा करने की सब कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि दे करके गया, और मेरे समय में ही वो सब लग गए थे, जिसमें भगवानपुर के पास से लेकर के और यहाँ देहरादून तक ढकरानी आदि के परियोजनाएं भी हैं। तो हमने अपने बलबूते पर, ताकत पर की। ऐसा नहीं कि आपकी तरीके से शीला दीक्षित ने किया और उसका फ़ायदा जो है आपने उठाने की कोशिश की, वो भी बड़ी लेट की। नंबर 1, उन्होंने तो बहुत लेट इसको किया ना, कह तो कब से रहे। तो दूसरी बात जो है, हमने घर निर्माण के लिए कि हम 34,000 घर बनाने की योजना पर रुद्रपुर से 2016 में काम शुरू कर दिया, और मरीन बस्तियों के नियमितीकरण का काम शुरू कर दिया 2016 में। उस समय उत्तराखंड में आपका जन्म भी नहीं हुआ था। तीसरी बात यह है, जो हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि हरीश रावत इसका अनुसरण कर रहे हैं, मैं देश के अंदर पहला राज्य था जिसने 1,75,000 रुपये की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की और लागू किए हुए 2 साल तक वो योजना प्रभावी रही, जब तक हमारी सरकार रही। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमने किसी से नकल नहीं की है, हमने शुरुआतें की है, बल्कि यदि कहो तो थोड़ी बहुत नकल, जैसे हमने मेरे तीर्थ योजना चलाई, महिलाओं के लिए हमने फ्री वाली योजना चलाई, तो उन योजनाओं की नकल कुछ और लोगों ने की, जैसे हमारी बोना पेंशन आदि की कुछ लोगों ने नकल की। तो ये राज्यों में चलता है, अच्छी बात है। यदि दिल्ली ने हमसे कुछ लिया उस समय तो अच्छी बात है, यदि आज वो कह रहे हैं तो कम से कम हम ये तो मान लेते हैं कि दिल्ली में जो है आने वाले दिनों के अंदर आप जो है स्वयं उन चीज़ों को करके दिखाएगा जिसको यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है। और सत्यता यह है कि दिल्ली के अंदर आज भी जो कुछ कहा गया है वो आधा अधूरा है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि काम हुए, पर काम उस स्तर पे भी हो सकते थे। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा आई, लगातार अच्छी सीटें जीत के आई, और कांग्रेस का पहले भी बिल्कुल साफ कर दिया और इस बार भी। तो एक डर तो आपके मन में भी होगा, उत्तराखंड में मजबूती से आप आगे ला रही है और अपनी योजनाएं बता रही हैं, तो एक डर और संशय का दिल्ली की स्थितियां अलग हैं
और यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। जैसे दिल्ली में शिक्षा वाला जो है, अब मॉडल स्कूल हमने खोले, लेकिन दि, दि, इतने विस्तृत फैले हुए भूभाग में जिसके अंदर कई दिल्ली आ जाएं, वहाँ एक स्कूल को चलाना और दिल्ली में चलाना बड़ा बड़ा डिफरेंस है। उसी तरीके से यहाँ आप कितने गांव हैं, जितने दिल्ली के अंदर कुल मोहल्ले हैं उतने गांव तो अकेले जो है देहरादून में उतने वाला हैं, डोई वाला, जालन वाला, थानन वाला, बेलन वाला, बाला वाला, तो कुआं वाला, तो कई वाला है। उतने उतने गांव तो हमारे वाला ही हैं। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हाँ, दिल्ली एक 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 प्रकार की मेट्रो है, एक प्रकार का बड़ा शहर है। उस शहर का प्रशासन चलाना और उत्तराखंड के प्रशासन को चलाना और यहाँ की कठिनाइयों को, यहाँ की दिक्कत को, यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ की भूमि के तत्वों को समझना, यहाँ की संस्कृति को समझना, ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए दिल्ली संस्करण नहीं चल सकता है। आपका कहना है आपका सर्वाइव होना उत्तराखंड में मुश्किल है। 10 साल सत्ता पे राज भाजपा ने किया, 10 साल कांग्रेस ने, अब कोई नई पार्टी को जगह मिलनी मुश्किल है अभी यहाँ पे उत्तराखंड में। इसलिए मुश्किल है कि अपने को ढालना उसमें मुश्किल है। यदि कोई अपने को ढालने की स्थिति में हो सकता था तो वो उत्तराखंड क्रांति दल था, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का जितना एजेंडा था वो सब मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो इसलिए उनके लिए भी स्थान नहीं बन पाया। और यहाँ जो है जिस एजेंडे पर आप यहाँ घुसने की सोच रही है, उस एजेंडे को मैंने उत्तराखंड में खुद लागू किया और उसी में मैं चुनाव भी आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है चुनाव हम जीते, लेकिन क्योंकि वो मोदी वेव थी उस समय, एक सांप्रदायिकता की वेव आई, मोदी वेव भी नहीं, सांप्रदायिकता। आपने माना मोदी वेव थी उस टाइम? हाँ थी, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। हम इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीते जीते 4-5 दिन में हार जा रहे हैं, जब मोदी कब्रिस्तान शमशान की तुलनाएं करने लग जा रहे हैं, दिवाली और ईद की बिजली ज़्यादा कम मिलने पर वोट मांग रहे हैं लोगों को, तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया, उसमें हम लोग चुनाव हार गए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा जो बिजली का मॉडल था लोगों को पसंद नहीं था, या हमारी शिक्षा का मॉडल नहीं था, स्वास्थ्य का मॉडल नहीं था। लोग हमने तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। देखिए देश के अंदर जो आप पेंशन ये दे रहे हैं दिल्ली वाले दूसरे लोग, मैं वो पेंशन है 1000 रुपया जो है 2014-15 में कर चुका, और बल्कि ये परिवार में एक को दे रहे हैं, मैंने परिवार में 3-3 के लिए पेंशन, मैंने पेंशन को उत्तराखंड वासियों का अधिकार बना दिया। तो लोग अपने जो परखा हुआ है उस परखे हुए को परखना चाहेंगे, या जो है खतरा मोल लेंगे कि जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए उनको उत्तराखंड को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद उत्तराखंड जैसा होना पड़ेगा, तब उत्तराखंड अपनाएगा। नहीं, इसमें बात में कोई दो राय ही नहीं है। अगर उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो 72 साल के युवा जवान अकेले जो सबसे लड़ रहे हैं वो आप ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, बात करें सेंट्रल राजनीति की, तो आजकल आला कमान ऊपर से सब लोग नाखुश हैं। गुलाम नबी आज़ाद सामने आए, और भी कई सारे बड़े बड़े नेता हैं जो काफ़ी नाखुश हैं। कोई नाखुश नहीं है। एक बात आई उनके जहन में और उन लोगों ने उसको उठाया। उन्होंने जिस बात को उठाया उस पर भी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। कांग्रेस कोई, हम तो इलेक्शन, हमारी पार्टी, हमारे संविधान में जब हम और गुलाम नबी जी पैदा नहीं हुए तो उस समय हमारे लोगों ने डाला है, उस समय से सब होते आए हैं। इलेक्शन लेते हमारी जो आज की अध्यक्षा हैं सोनिया जी, वो खुद इलेक्शन लड़ करके प्रेसिडेंट बनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन की बात कांग्रेस के लिए नई बात कही गई। और ये भी किसी को एतराज़ नहीं है, इसमें भी किसी को एतराज़ नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि भाई प्रदेशों को ठीक करिए, जो लोग, तो सबकी चिंता होनी चाहिए, जिनमें गुलाम नबी साहब भी हैं, मगर तरीका और व्यक्ति कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। यदि इसी बात को हमारे 1-2 नेता, इनमें से ये जिन नेताओं ने ये बात लिखी है उनमें से 4-5 नेता तो ऐसे हैं कि वो सोनिया जी के बाद जिस समय चाहें जा कर के बात कर सकते हैं, और वो खुद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी कौन है? गुलाम नबी आज़ाद,
मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, ये सब हैं। कपिल सिब्बल जी, यदि कहें कोई कपिल सिब्बल जी की बात को इनकार कर सकता है? जब जब उनके तर्कों के सामने सुप्रीम कोर्ट जो है उनको स्वीकार करता है, तो कांग्रेस में कोई उनके तर्क से इनकार कर सकता है? लेकिन सवाल ये है कि समय के समय उठना है, क्या करना था। थोड़ा मुझे लगता है कि उसमें जल्दबाजी की गई और तरीका ठीक नहीं अपनाया गया। हमको भी बड़ा अटपटा सा लगा। 4-5 दिन अखबारों को, मीडिया को हमारी चटनी बनाने का मौका मिला। खामखा की पार्टी में बड़ा असंतोष है, बड़ा बम। और देखिए, कह कौन रहा है इस बात को? जिस व्यक्ति को अनुशासनहीनता के लिए पार्टी ने निलंबित कर दिया है, संजय झा, वो कह रहे हैं। और उसके बाद फॉलोअप में वही चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को ज़रा दुख हुआ। हम लोग गुलाम नबी साहब की बड़ा अदब करते हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, आज भी वो खड़े हों और हम कुर्सी में नहीं बैठे रह सकते हैं, तो उनका पूरा अदब है, पूरा सम्मान है। तो थोड़ा इसलिए हम लोगों ने अपना अपना एंग्विश जो है, एक थोड़ी सी पीड़ा थी, वो उनसे कह दी और सारी वर्किंग कमेटी ने एक राय से चीज़ें कही। और जब सारे उनके साथियों ने उनकी उपस्थिति में एक बात कह दी और उन्होंने भी उस बात को माना, और उसी को समअप करते हुए सोनिया जी ने पार्टी को अपने 2-4 लाइन में जो निर्देश दिए, मैं समझता हूँ उनका सबको पालन करना चाहिए। मतलब अब सब सॉल्व है। अब इस मामले में कोई सफाई और बातचीत की बात कहाँ रह जाती है? ऑल इज वेल। इतनी बड़ी 6-7 घंटे की मीटिंग के बाद इफ ऑल इज नॉट वेल, तो फिर तो भाई मुझे भी अपनी समझ पर टटोलना पड़ेगा। मेरा 55 साल का जो राजनीति का अनुभव है, ये उस अनुभव के लिए भी एक अजीब सी परीक्षण होगा कि ये इतने घंटे की मीटिंग के बाद सब बैठे हैं, बात हुई है, खुल करके बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने खुल करके बातचीत नहीं की, उन्होंने भी खुल करके बातचीत की है। और उसके बाद जो सबकी भावना थी उसका निचोड़ सोनिया जी ने निकाला और वो निचोड़ सबको दिया है। उस पर हमको काम करना चाहिए। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, करोड़ों लोग हैं जिनके सामने एक अनिश्चित भविष्य है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या करें करके। देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। सीमा के अंदर चीन ने, जो राहुल जी ने कहा, वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा। चीन कब्जा जमा करके बैठ गया है और हमारी खुद समझ में सरकारों की नहीं आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए इस हालत में। एक आसन्न युद्ध की स्थिति के अंदर हम पड़े हुए हैं। ठीक है, युद्ध आएगा, सारा देश मिल करके एकजुट होकर के लड़ेगा, लेकिन एक आसन्न युद्ध की स्थिति है। नेपाल हमारे साथ हमारे लोगों को फायरिंग कर दे रहा है, हमारे लोगों को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान अलग है और अफ़गानिस्तान के अंदर एक नया ध्रुवीकरण बन रहा है जो चिंताजनक है। और आप म्यांमार से लेकर के सारे नीचे की तरफ जितने हैं, थोड़ा सा श्रीलंका ने कहा कि भारत हमारी प्राथमिकता है, नहीं तो कहा जा रहा था कि वहाँ चीन समर्थक सरकार है। तो अब ये जो स्थितियाँ हैं ये चिंता कर रही हैं। उग्रवाद, हमने कहा 370 गया, उग्रवाद गया। अरे साला, आतंकियों का नाश हो, पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं इतने आतंकी। मारते मारते थक गई है आर्मी जो है। विपक्ष में इस बात को मजबूती से आप विपक्ष में हैं, इस बात को मजबूती से आप सदन में या इन मुद्दों को सामने क्यों नहीं रखते हैं? क्यों, कब नहीं रखा कांग्रेस ने मजबूती से रखा। आज राहुल गांधी जी मजबूती से इन बातों को रख रहे हैं। इसीलिए तो जो है सरकार की आंखों की भी किरकिरी है, और कुछ जो जेबी ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी भी जो है उनकी भी आंखों की किरकिरी है राहुल गांधी। जो विपक्ष में होता है वो तो हमेशा किरकिरी रहता है सामने वालों की, ये तो आप मानेंगे। हम उससे डर थोड़ी रहे हैं, उससे डर थोड़ी रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पहले तो हमारे अध्यक्ष थे, अब तो वो जो है सारे प्रतिपक्ष के, जो देश का विरोध पक्ष है, उसके नेता के रूप में उभर गए हैं।
सर बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, आप ही के लोग आप ही से खफा हो जाते हैं बार बार। हमसे खपा कहाँ हुए वो, जब माल भाजपा ने इतना, मैं तो उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। हाँ, जो 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 मेरे साथ खाना खा रहे थे 3 बजे, 2:30-3 बजे, और वो 6 बजे मेरे खिलाफ जैसे मैसेज आया माल डिलीवर्ड, तो जो है उधर चले गए। एक व्यक्ति जो है जो मुझसे 5:30 बजे कह रहा था, ब्रदर चीफ मिनिस्टर साहब, ब्लड इज थिकर देन वाटर, हैं? और वो जो है घर से पत्नी का वो आया कि मैसेंजर मिल गया है, तो वो आपने तो कोशिश करी उन्हें दोबारा बुलाने की। नहीं, हमने किसी को बुलाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा कि जो रूठे हैं अगर माफ़ी मांग के आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं, लोकतंत्र से, और उत्तराखंड के भी अपराधी हैं। तो लोकतंत्र के अपराधियों का आप मोस्ट वेलकम कर रहे थे। ठीक है, जनता से माफ़ी मांगते हैं तो आ जाए, हमें क्यों, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, क्योंकि वो पार्टी को तय करना है। वो लोग कहते हैं हरीश रावत की वजह से नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा भैया मेरी वजह से कोई ना रुके। हाँ भैया, इतना ज़रूर करो, तुमने लोकतंत्र के साथ अपराध किया है, लोकतंत्र से भी माफ़ी मांगो, और जो है उत्तराखंड के विकास में उससे रुकावट आई है, उत्तराखंड से भी माफ़ी मांगो। तो सर कौन वापस आ रहा है अभी? हाँ तो चल ही रही होगी जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो। एक अखबार वाले भाई ने पूछा था, मीडिया के दोस्त ने पूछा था मुझसे, और मेरा अपना अनुमान है जब आँच कहीं होती है तभी धुआं दिखाई देता है, और अखबार वाले भी, मीडिया वाले भी धुआं देख करके ही लीड लेते हैं, पहुँचते हैं। तो आप भी इसको पूछ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में भी कुछ है गुदगुदी कि कुछ हो रहा है करके। अब कुछ है तो भगवान जाने, ये तो बीजेपी में खलर बलर तो इस समय हो ही रहा है। ऐसा साइन आपकी तरफ से आया तो हमें लगा कुछ ना कुछ सुबह ना, मैंने तो रिएक्ट किया है, मैं तो आपकी बात पर रिएक्ट किया है। जैसे आज अखबारों में छपा है, और 5-7 दिन से बड़ी चर्चाएं हैं कि भाजपा में बड़ा उथल पुथल हो रहा है करके, तो ये है। और राजस्थान की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट को मना लिया आपने। देखिए, सचिन ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया, उनके सामने लंबा भविष्य है। ये लोग पछताते यदि बीजेपी में जाएंगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, अगले 20 साल भी भाजपा उनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। मैं वही पूछने वाला था, वो ऐसा क्या हुआ? मंत्री बना सकती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी कितने दिन के थे? कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता थे, और इसलिए सबकी भावना थी भाई सबको लेकर के इनको बना दो, और उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते। और यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम नहीं करना चाहते थे तो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर यूपी जैसा, देखिए आधा प्रियंका जी संभाल रही थी, आधा वो संभाल रहे थे, तो कितना बड़ा वजन पार्टी ने उनको दिया। लेकिन नहीं समझे। मुझे बड़ी तकलीफ है कि उनके पूज्य पिताजी के साथ मेरे बहुत प्रेमपूर्ण संबंध थे, और मैं उनका बड़ा शुभचिंतक हूँ, मगर तकलीफ है कि वो कांग्रेस में नहीं रह पाए। ऐसा क्या हुआ, सिंधिया साहब को बनाने की कोशिश नहीं हुई? क्योंकि लगातार उन्होंने विरोध करा और चीज़ें सामने थी, पर उसके बाद भी उनका ये कहना था कि मैं कह सकता हूँ कि कोशिशें हुई होंगी, और कहाँ क्या गलत रहा जिसके लिए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, ये कभी कहीं मिल गए तो उनसे ज़रूर पूछूंगा कि इतनी बड़ी चूक आपने क्यों की, क्योंकि यहाँ तो अगले मुख्यमंत्री बने बनाए थे। और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, संजय राउत, क्योंकि महाराष्ट्र में आप ही ने मिलजुल के एक सरकार बनाई हुई है जिसमें शिवसेना आपकी साथी है और आप उनके साथी हैं। संजय राउत लगातार कहते हैं कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, इस तरह के बयान वो लगातार देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, जबकि वो आपके साथी हैं, आपके सपोर्ट से ही सरकार वहाँ है। तो ऐसा क्यों है कि आपके साथी आपसे लक्ष्मी, दुर्गा, भवानी, अम्बे, गौरी कभी बूढ़ी होती हैं? नहीं, ऐसा आपके साथी का कहना है। ये दीर्घ जीवी हो सकती हैं, दीर्घ यौवना हो सकती हैं, दीर्घ कल्याणकारी हो सकती हैं, तो उसी तरीके से कांग्रेस भी है। कांग्रेस कभी बूढ़ी होने वाली नहीं है, ये दीर्घ जीवी हो सकती है, दीर्घ काय हो सकती है, मंगलकारी हो सकती है, मगर कांग्रेस जो है बूढ़ी हो करके बूढ़ी नहीं हो सकती है, अमंगलकारी भी नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस
कांग्रेस जिस रूप में भी है वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है और दीर्घ यौना है। 134 साल में भी ये पार्टी आज जवान है। यहाँ लोग 25-25 साल में थका जा रहे हैं, कुछ तो विलुप्त हो जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस का अंदाज लगाइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से और भारतवासियों के दिल की कामना से बनी हुई पार्टी है। और सर आखिरी सवाल ये है मेरा कि चुनाव 2022 में उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का और दिल भी माना जाता है जैसे, तो उत्तर प्रदेश में क्या माने कि प्रियंका गांधी अगला चेहरा कांग्रेस का होंगी? देखने दीजिए, जब अभी बहुत समय है और आप उसको 6 महीने बाद मिलिएगा, मैं कुछ और बेहतर बातें आपसे शेयर करूंगा। तो देहरादून की खूबसूरत वादियों के बीच हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने अपनी बात दिल से खुल के बताई। कांग्रेस की कला पे बात करी, राजस्थान पे बात करी, महाराष्ट्र पे बात करी और 2022 का समय कांग्रेस का बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी तीसरा मोर्चा नहीं है। इसी के साथ नमस्कार, नितिन गुप्ता, जय भारत टीवी, देहरादून।